तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया हुआ है इतिहास का इतिहास। आप लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में ये सीरीज आपको मिल जाएगी, उसमें 7-8 जो लेक्चर हैं वो भी आपको मिल जाएगा। 7-8 बिंदुओं पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। इस सीरीज को शुरू करने का जो मेरा मुख्य मकसद है वह मकसद यह है कि इतिहास के उन पहलुओं पे हम चर्चा करें जिनकी चर्चाएं या जिनका उल्लेख सामान्यतः जो हम किताबें पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं उसमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो इतिहास की एक सच्चाई है। जब आप इस चीज़ को जानेंगे तो इतिहास में समझ आपकी बढ़ेगी। साथ ही आज के माहौल में जो समकालीन माहौल है, सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के माध्यम से जो झूठी चीज़ें या झूठा इतिहास फैला करके एक सांप्रदायिक माहौल ख़राब किया जाता है, उसमें आप नहीं बहकेंगे। आपकी जो बुद्धि विवेक है वो एक दिशा में लेकर के जाएगी कि ये चीज़ें झूठी हो रही हैं। कहने का मतलब कि आपको एक जागरूक और सभ्य नागरिक की तरफ ये सीरीज आपको लेकर के जाएगी। इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बिंदुएं, लगभग 100-150 बिंदुओं पे डिस्कशन किया जा सकता है। धीरे धीरे मैं बीच बीच में लेकर के आता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अवेयर होते रहें इन चीज़ों से। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, मध्यकाल का एक शासक है जिसकी आलोचना, जिसकी कमियां लगभग न के बराबर है, और उस शासक का नाम है शेर शाह सूरी। कहते हैं कि ये ऐसा शासक रहा है जिसकी आलोचना न के बराबर है। जहां मुगलों की आलोचना देखते हैं खूब जम करके एक वर्ग के द्वारा, और मुगलों की आलोचना जब होती है तो एक वर्ग ऐसा है जो मुगलों को डिफेंड करते हुए इस हद तक पहुंच जाता है कि राजपूत उसके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी शुरू हो जाता है। यानी मुगलों को डिफेंड करते हुए एक वर्ग राजपूतों के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी भी करना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर आपको खूब अच्छे से देखने को ही मिलता होगा। कुछ भी आप लिखेंगे बाबर और उसके बाकी चीज़ों के बारे में कि ऐसा था वैसा था, तो एक वर्ग आएगा, बाबर इनको डिफेंड करेगा और डिफेंड इस हद तक करेगा कि राजपूतों को भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देगा, जो कि इतिहास में ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन एक सांप्रदायिक वर्ग ऐसा भी है, ये दोनों सांप्रदायिक हैं, जो बाबर को डिफेंड करके राजपूतों को अनाप शनाप बोल रहा है, एक वर्ग हो गया। और उसी के खिलाफ एक दूसरा सांप्रदायिक वर्ग ऐसा है जो शेर शाह सूरी और मुगलों के संबंधों को लेकर के शेर शाह सूरी की इस हद तक तारीफ करना शुरू कर देता है कि उसे शेर शाह सूरी के अंदर कोई कमी ही नजर नहीं आती। तो आज हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के ऊपर लगा एक ऐसा कलंक। कहा जाता है कि पूरे मुगल काल या पूरे भारतीय इतिहास में न राजपूत या मुगल या हिंदू शासकों में कोई भी ऐसा शासक अब तक नहीं हुआ जो इस हद तक या इतनी गिरी हुई हरकत कर दे जितना कि शेर शाह सूरी ने किया। सामान्यतः इस घटना की चर्चा हम किताबों में नहीं पाते भी हैं तो बहुत कम पाते हैं, और जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं वो भी इनकी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये इररिलेवेंट है। लेकिन मध्यकालीन इतिहास और किसी शासक को समझने के लिए ये चीज़ें भी जानना हम लोगों को जरूरी है। आज मैं बात करूंगा शेर शाह सूरी की, और शेर शाह सूरी की रायसेन दुर्ग पे अधिकार को लेकर के जो उसकी युद्ध नीति रही, उस युद्ध नीति की मैं बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा चीज़ों को समझते चलिए अच्छे तरीके से। पहले शेर शाह सूरी और मुगलों के संबंधों को जान लीजिए। हम बात करते हैं शेर शाह सूरी और मुगल, इनके बीच जो संबंध रहा है एक दूसरे के ये विपरीत थे, एक दूसरे के शत्रु रहे, ये विरोधी रहे। इसीलिए शेर शाह सूरी हमेशा मुगलों से ही लड़ता रहा, ध्यान रखें। और यही वजह रहा कि कुछ लोग शेर शाह सूरी को सिर्फ मुगलों के विरुद्ध लड़ने की वजह से या मुगलों का प्रतिद्वंदी होने की वजह से शेर शाह सूरी को इतना बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ करते हैं कि उसकी कमी नजर नहीं आती। और एक वर्ग ऐसा रहा जो मुगलों की कमियों को डिफेंड करते हैं, बचाव के लिए आता है, और बचाव करते करते इस तक पहुंच जाता है कि राजपूतों को भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है, अमर्यादित टिप्पणी वहां पर शुरू हो जाता है। हम बात करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे समझ में आ गया शेर शाह सूरी और मुगल एक दूसरे के विरोधी थे, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी की रायसेन दुर्ग को लेकर के, जो जिसे बोलते हैं रायसेन युद्ध बोला जाता है, रायसेन युद्ध। ये युद्ध 1543 में होता है। शेर शाह सूरी जब शासक बनता है, कुछ ही वर्षों के लिए शासक बनता है, ढेर सारे उसने काम भी किए, कई सारी अच्छाइयां भी शेर शाह सूरी की, मैं वहां डिस्कशन नहीं कर रहा। कुछ ही वर्षों के लिए शेर शाह सूरी जब शासक बनता है तो आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू करता है, और आसपास के क्षेत्रों को जीतने के क्रम में उसका निगाह रायसेन दुर्ग भी पड़ता है। यह बिंद पर्वत के ऊपर एक किला है, और यहाँ का शासक था इस समय पूरनमल, इसका नाम था पूरनमल। थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिए, ये पूरनमल कौन है? ये पूरनमल शिलादित्य का पुत्र है, शिलादित्य राय, जिसे सिलहादी राय भी कहा जाता है। सिलहादी राय, सिलहादी राय का पुत्र है। और ये सिलहादी राय कौन है? ये सिलहादी राय ये राणा सांगा का योद्धा था, राणा सांगा का योद्धा था, ध्यान रखिएगा, राणा सांगा का योद्धा था। और राणा सांगा ने किससे युद्ध लड़ा था? खानवा की युद्ध लड़ा राणा सांगा ने, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला था सिलहादी राय, जो मुगलों के खिलाफ लड़ता है। तो कहने का मतलब कि मुगल और पूरनमल के पूर्वज कभी एक दूसरे के विरोध रहे, लेकिन खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों से मुगलों का संबंध सुधरता है। उसी क्रम में
पूरनमल का जो पिता था शिलादित्य या शिलाहादी राय, उसका भी मुगलों से अच्छा संबंध हो जाता है। जो अभी तक विरोध चल रहा था वो विरोध हो जाता है समाप्त, और उसी क्रम में पूरनमल का भी मुगलों से सही संबंध हो जाता है। और दूसरी तरफ ये ध्यान रखिए कि शेर शाह सूरी और मुगल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के प्रतिरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। और इसी क्रम में शेर शाह सूरी रायसेन दुर्ग पे अधिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। जब रायसेन दुर्ग पे अधिकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो रायसेन में जब पहुंचता है तो किले के अंदर प्रवेश करने से राजपूत प्रतिरोध करते हैं, किले के अंदर जाने नहीं देते, तैयार रहते हैं लड़ने के लिए शेर शाह सूरी के सैनिकों से। और शेर शाह सूरी को लगता है कि हम इतनी आसानी से किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो शेर शाह सूरी फैसला करता है कि जो किला है पर्वत के ऊपर, इस किले को चारों तरफ से घेर लिया जाए। और चारों तरफ से घेरने का सीधा सा मतलब यह था कि किले के न तो अंदर से कोई बाहर जा सकता है और न ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है। और किले के अंदर आप पता है आपके किले में एक लिमिटेड टाइम तक ही वहां पे बाकी के खाद्यान्न रसद वगैरह चीजें उपलब्ध होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे रसद बहुत लंबे समय के लिए। तो शेर शाह सूरी इस बात को जानता था कि यदि हम किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं, किसी को बाहर से अंदर नहीं जाने देंगे, किसी को अंदर से बाहर नहीं जाने देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने तक का इनके अंदर रसद होगा। और 1.5 से 2 महीने में जब रसद खत्म हो जाएगा, जब ये भूखे मरने लगेंगे, तो स्वयं आकर के आत्मसमर्पण कर देंगे। और यही रणनीति शेर शाह सूरी की कामयाब हो जाती है। यहाँ पे किले को घेर लेता है। जब किले घेर लेता है तो अंदर पूरनमल था, इसमें शेर शाह सूरी के समय वहां का राजा था किले का। और पूरनमल लगातार अपने दूतों के माध्यम से शेर शाह सूरी से चर्चा करना शुरू करता है। और शेर शाह सूरी को जब लगता है कि अब रसद समाप्त हो चुका है यहाँ पे, अब ये भूखे मरने कगार पे आ गए हैं, तो अब ये आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन पूरनमल थोड़ा सा सशंकित था आत्मसमर्पण को लेकर के। बाकी जो राजपूत सरदार थे अंदर, वो चाह रहे थे कि आत्मसमर्पण कर दिया जाए, लेकिन पूरनमल इसमें थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था। आनाकानी इन द सेंस को नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि हमारा मुगलों से अच्छा संबंध है और शेर शाह सूरी का मुगलों से अच्छा संबंध नहीं है। इसलिए शेर शाह सूरी समर्पण के नाम पर हम लोगों का कत्लेआम कर देगा, कत्ल कर देगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। इस बात को लेकर के पूरनमल लगातार सशंकित रहा। और यही वजह रहा कि पूरनमल आत्मसमर्पण करने से थोड़ा टालता रहा कि नहीं। अंततः राजपूत और शेर शाह सूरी के बीच जो दूतों का आवागमन चलता रहा, संदेश वाहक आते थे, जाते थे, चर्चाएं होती थी कि समर्पण होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए कि नहीं। तो पूरनमल जिस चीज को लेकर के सशंकित था, वो बातें जाकर के शेर शाह सूरी से बतलाई गई कि इस वजह से पूरनमल आत्मसमर्पण करना नहीं चाहता। जब शेर शाह सूरी ये बातें सुनता है तो शेर शाह सूरी पूरनमल को यह विश्वास दिलाता है कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, किसी के ऊपर कोई भी हमला, किसी को नहीं मारा जाएगा, सभी लोग बस आत्मसमर्पण करिए, किला हमारे हवाले कर दीजिए। और शेर शाह सूरी ने इस बात का भरोसा दिलाने के लिए इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख करके वो कसम खाता है कि मैं कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि आप लोग आत्मसमर्पण करेंगे, आप लोगों को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब कुरान के ऊपर शेर शाह सूरी हाथ रख के आत्मसमर्पण करने पर न मारने की बातें करता है तो पूरनमल को विश्वास हो जाता है कि यह पठान कुछ भी करेगा, लेकिन पवित्र जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की कसम खा करके झूठ नहीं बोलेगा। और इसी विश्वास में पूरनमल अपने सभी राजपूत जो साथी रहे, सैनिक रहे, सरदार रहे, महिलाएं रही, सभी को लेकर के बाहर आकर के शेर शाह सूरी के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। ये इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग शेर शाह सूरी के सिर्फ आगमन करके तारीफ करते हैं, उनके लिए भी एक सबक होगा कि एक्चुअल में क्या ऐसे व्यक्ति की तारीफ हमें क्या इतना आगमन करके करना चाहिए। कुछ अच्छे काम किए, हमें तारीफ करिए, दैट्स नो प्रॉब्लम। शेर शाह सूरी की कसम खाने के बाद पूरनमल अपने पूरे परिवार, अपने सरदार, सैनिक सबके साथ, लगभग हजारों लोगों के साथ, पूरे महिला बच्चे सबको लेकर के आत्मसमर्पण कर देता है, किले के बाहर आता है। और शेर शाह सूरी किले के बाहर अपने ही सैनिकों के तंबू के पास उसका तंबू लगवा देता है। तंबू समझ रहे हैं ना, टेंट। और रात में वेल प्लान्ड के तहत शेर शाह सूरी अपने सैनिकों को आदेश देता है कि हमला करके सबको मार दिया जाए। शेर शाह सूरी के सैनिक जब हमला करते हैं, यह बात जब पूरनमल के खेमे में पता चलता है, टेंट में पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, विश्वासघात हो गया, शेर शाह सूरी ने हमला बोल दिया है, तो वो लोग अपने महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, जो राजपूत रहे उन्होंने खुद अपनी महिलाओं को मारा, अपने बच्चों को मारा, अपने ही तलवारों से उनकी गर्दनें कलम कर दी। और गर्दनें कलम करने के बाद ये शेर शाह सूरी के सैनिकों से लड़ते हुए सभी लोग शहीद हो गए, उसमें पूरनमल भी शहीद हो गया। कहते हैं कि भारतीय इतिहास की इतनी बड़ी घटना है जिसे बहुत सारे लोगों ने नजरअंदाज किया, जिसके बारे में चर्चाएं नहीं होती, कोई बताना नहीं चाहता या कोई पढ़ाना नहीं चाहता। जबकि शेर शाह सूरी के ऊपर लगा एक ऐसा कलंक है कि आज तक के भारतीय इतिहास में कोई ऐसा शासक नहीं रहा जो अपने पवित्र ग्रंथ की कसम खाने के बाद भी उस कसम से मुकर जाए। आप समझ सकते हैं इस घटना की गहराई को कि एक्चुअल में कितने गहरी घटना थी। रायसेन दुर्ग की बातें
कभी मौका मिले तो आप जाइए मध्य प्रदेश के रायसेन में, आपको समझ में आएगी। तो यहाँ रायसेन दुर्ग के अधिकार को लेकर के जो शेरशाह सूरी की युद्ध नीति रही वो बहुत ही शर्मनाक युद्ध नीति रही, जिसकी कल्पना शायद ही कोई किया हो कि इस प्रकार की कस्में खाने के बाद कोई ऐसा करेगा। आप समझ सकते हैं कि आज हम उस व्यक्ति पे भी भरोसा कर लेते हैं जो शराबी है, जुआरी है, नशेड़ी है, लेकिन जब वो किसी पवित्र ग्रंथ की कसम खा करके कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति भरोसा करता है कि चाहे जितना भी शराबी जुआरी हो लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये युद्ध नीति से, हालांकि मध्यकालीन इतिहास में ये चीजें एक आम रही है, छल कपट करके किसी को मारना, ये चीजें आम रही हैं। यहाँ पे हत्याओं को लेकर के कोई ये बातें नहीं कि हत्या हुई तो ये गलत। मध्यकाल में ये चीजें चलती रही, ढेर सारी हत्याएं हुई, महिलाओं की हत्या हुई, बच्चे मरे, शासक मरे, भाई को मारा गया, कई सारी चीजें चली मध्यकालीन या प्राचीन इतिहास को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अपने ही पवित्र ग्रंथ की कसम खा करके उन कसम से पलटने का जो घटना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिलता है, वो शेरशाह सूरी मिलता है। न तो राजपूत कोई शासक मिलता है, न कोई हिंदू शासक मिलता है, न ही कोई मुस्लिम शासक मिलता है, सिर्फ अपवाद है एक शेरशाह